Hello everyone, it's me Priyanka once again there, and I hope you all would be fit, fine and safe at your home, and as well you must be taking all the precautions what are beneficial and crucial for your good health. So today I'm going to describe a topic from the paper Language Across the Curriculum, and the topic is describe all the constitutional directive or article related to language in India. So without wasting our time, let's come to the point. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये हमारी राजभाषा है, क्योंकि हमारे संविधान में इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है तथा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और तब से लेकर आज तक प्रत्येक साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन बात यदि हम करें हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने की, तो इसका पूर्ण श्रेय हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जाता है, क्योंकि राजभाषा के संदर्भ में जो बातें उन्होंने कही थी वो कुछ इस प्रकार थी कि भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सरल हो, आसान हो, जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके और साथ ही इसमें देश का राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवहार होता हो तथा इसकी अभिव्यक्ति से पहले लोगों को कुछ देर के लिए भी सोचना न पड़े। और साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि राजभाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें लोग आसानी से अपनी भावनाओं को एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत कर सके। और इन सभी लक्षणों पे हिंदी जो है, हिंदी राजभाषा हमारी खड़ी उतरती है और शायद यही कारण रहा कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हमारे संविधान में हिंदी को विस्तृत रूप प्रदान ही अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक इसे 4 अध्यायों में बांटकर बताया गया है, जिसमें अध्याय 1 में आता है अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 344 जो कि संघ की भाषा की बात करता है। उसके बाद आता है अध्याय 2 में अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346 तथा 347 को रखा गया है जो कि प्रादेशिक भाषा की बात करता है। उसके बाद आता है अध्याय 3 में अनुच्छेद 348 और 349 को रखा गया है जो कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा की बात करता है। तथा जो सबसे अंतिम अध्याय है वह है अध्याय 4 जिसमें अनुच्छेद 350 और अनुच्छेद 351 आता है जो कि हमारे देश की राजभाषा को यानी मातृभाषा को आगे बढ़ाने के संबंध में दिए गए निर्देशों की व्याख्या करता है। तो चलिए एक एक करके चैप्टर वाइज समझते हैं कि कौन से अध्याय में क्या कहता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 से, जिसके अंतर्गत आता है आर्टिकल 343 एंड 344। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कौन सा आर्टिकल क्या कहता है। अनुच्छेद 343 से कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा संसदीय कार्यों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा का रूप भारतीय अंकों के रूप का अंतर्राष्ट्रीय फॉर्म होगा, यानी कि जो भी प्रशासकीय कार्य हेतु जो भी अंकों का स्वरूप इस्तेमाल किया जाएगा वह हमारे हिंदी भाषा का 1 2 3 ना होकर के इंटरनेशनल लैंग्वेज का 1 2 3 होगा। उसके बाद कहता है कि संविधान के लागू से प्रारंभ होने से 15 वर्ष तक हमारे देश के शासकीय प्रयोजनों हेतु उसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा जिसका इस्तेमाल इसके लागू होने से पहले किया जाता था, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन यदि 15 वर्ष बाद यह पाया गया कि वहाँ की अधिकतर जनसंख्या हिंदी भाषा का प्रयोग कर रही है तो वहाँ पे हिंदी भाषा को लागू कर दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 344 पे। अनुच्छेद 344 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ से 5 या 10 वर्ष बाद देश का राष्ट्रपति एक अध्यादेश या आदेश देगा जिसके अनुसार एक आयोग का गठन किया जाएगा, जिस आयोग में टोटल 20 लोग लोकसभा से और 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे तथा सदस्य का यह काम होगा कि वह हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग हेतु लोगों को समझाए, इस बात पे बल दे तथा साथ ही प्रशासकीय कार्यों हेतु हिंदी भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य सहायक भाषा के लिए भी सिफारिश पारित करे, वो इसकी भी सिफारिश लेकर आए। तथा अनुच्छेद 344 से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इसी अनुच्छेद के तहत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, जिसे खेर आयोग के भी नाम से जानते हैं, जिसका गठन बाल गंगाधर खेर ने 1955 में किया था। और उसके बाद आया था एक राजभाषा समिति, उसके बाद एक संसदीय राजभाषा समिति है 1957 में, जिसे गोविंद बल्लभ पंत समिति के नाम से भी जानते हैं। जहां एक और खेर आयोग ने इस बात के लिए जोर दिया कि हिंदी को सर्वप्रमुख स्थान मिले, तो वहीं पंत समिति ने इस बात पे जोर दिया कि हिंदी को सर्वश्रेष्ठ स्थान तो मिले ही, साथ ही सहायक भाषा के रूप में शासकीय प्रयोजन हेतु प्रयोग की जाने वाली सहायक भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाए। और इसे हम हिंदी का दुर्भाग्य ही कह सकते हैं कि खेर आयोग की बातों को औपचारिक मानते हुए सरकार ने हिंदी भाषा को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिलाने हेतु कोई भी कार्य नहीं किया, लेकिन पंत समिति की बात को मान लिया गया, उनकी बात को स्वीकार कर लिया गया। तो ये था चैप्टर 1, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना आर्टिकल 343 या 344 के बारे में। अब चलिए चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ।
तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि चैप्टर 2 में अनुच्छेद 345, 346 तथा 347 को रखा गया है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि किस आर्टिकल में क्या बातें कही गई है। अनुच्छेद 345 कहता है कि अनुच्छेद 346 तथा 347 के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि के द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली सभी भाषाओं में से किसी एक भाषा या फिर हिंदी को वहाँ के शासकीय भाषा के रूप में यानी कि शासकीय कार्यों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के रूप में अंगीकार कर सकता है। लेकिन जब तक उस भाषा को अंगीकार या स्वीकार नहीं किया जाता तब तक वहाँ पे शासकीय प्रयोजन में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा का माध्यम अंग्रेजी होगा यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद आता है आर्टिकल 346। आर्टिकल 346 ये कहता है कि एक राज्य से दो राज्य के बीच इस्तेमाल की जाने वाली पत्राचार की भाषा जो कि शासकीय प्रयोजन हेतु होगी उसका माध्यम अंग्रेजी होगा। लेकिन यदि दो राज्यों की या फिर दो से अधिक राज्यों की आपसी सहमति हो तो वे पत्राचार की भाषा के रूप में हिंदी भाषा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल 347। आर्टिकल 347 कहता है कि यदि किसी राज्य की बहुसंख्यक जनसंख्या यानी कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या वहाँ की चाहती हो कि उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को ही वहाँ पे मान्यता मिले तो ऐसा अनुमति उन्हें मिल सकता है। तो ये था चैप्टर 2। अब चलिए चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चैप्टर 3 में आर्टिकल 348 एंड 349 को रखा गया है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि कौन सा आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल 348 ये कहता है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की कार्रवाइयाँ इंग्लिश में ही होगी तथा साथ ही जो भी अध्यादेश, नियम, कानून, विधिया जो भी होगा सबका मीडियम इंग्लिश ही होगा। लेकिन यदि किसी राज्य का राज्यपाल चाहे तो पूर्ण सहमति से उच्च न्यायालयी कार्रवाइयाँ हिंदी में या फिर वहाँ प्रयोग की जाने वाली किसी शासकीय भाषा में करवा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी कार्रवाइयाँ होंगी वो तो भले ही हिंदी में हो जाएं, लेकिन जो भी आदेश या फिर नियम, जो भी कानून वहाँ पे होंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका डिक्लेरेशन इंग्लिश में ही किया जाएगा। उसके बाद आता है आर्टिकल 349। आर्टिकल 349 ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष तक 348 अनुच्छेद के तहत आने वाले किसी भी तरह के विधेयक का संशोधन किसी भी संसद के सदन में तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक उसमें राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति ना हो। लेकिन राष्ट्रपति भी उस पर अपनी मंजूरी तभी दे सकता है जब 344 अनुच्छेद के तहत बनने वाले आयोग की उसमें पूर्ण सहमति शामिल हो, यानी कि वो आयोग यदि सहमति देता है तभी मंजूरी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये था चैप्टर 3। अब चलिए चलते हैं चैप्टर 4 की तरफ। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अध्याय 4 भाषा संबंधी अंतिम अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 350 तथा 351 को रखा गया है। तो चलिए समझते हैं कि कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है। अनुच्छेद 350 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने व्यथा के निवारण हेतु कोई भी आवेदन राज्य किसी भी अधिकारी को वहाँ राज्य की शासकीय कार्यों हेतु प्रयोग की जाने वाली किसी भाषा में कर सकता है, उसे इस बात की पूर्ण छूट है। तथा साथ ही उसके बाद आता है आर्टिकल 350 क्लॉज ए। आर्टिकल 350 क्लॉज ए कहता है कि प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य होगा कि अपने राज्य के सभी अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी प्रारंभिक शिक्षा, उनकी प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही देने के प्रावधान करे। उसके बाद आता है आर्टिकल 350 क्लॉज बी। आर्टिकल 350 क्लॉज बी ये कहता है कि यदि किसी राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग की अधिकतर जनसंख्या हिंदी भाषा का प्रयोग करती है तो राष्ट्रपति के निर्देश से वहाँ पे हिंदी भाषा को ही लागू कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है आर्टिकल 351। आर्टिकल 351 में हमारी जो मातृभाषा है, राजभाषा है, उसके बढ़ावा संबंधी निर्देश दिए गए हैं। यानी कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हमारी राजभाषा को बढ़ावा देने हेतु कार्य करे, उसके प्रचार प्रसार संबंधी कार्य करे, उसे आगे ले जाने की कोशिश करे ताकि हमारी सारी संस्कृति उससे जुड़ सके, देश की सारी जनसंख्या उससे जुड़ सके, प्रत्येक व्यक्ति हिंदी भाषा पे अपना कमांड कर सके और हमारी जो भाषा है, राज्य की भाषा, संघ की भाषा हिंदी, उसे एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो, उसे एक विशिष्ट स्थान प्राप्त हो पूरे विश्व में। So all of these were the main constitutional directive related to language, and I hope you all would take benefit from this and it would be prove beneficial for you. So thank you so much for being with me and giving me your precious time. Thank you so much.